नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम पॉलिटी का चैप्टर ले रहे हैं आपके सामने। तो पॉलिटी में हमने आपको कई चीज़ें बता चुके हैं हम अब तक। जो अभी तक बता रहे थे हम कॉन्स्टिट्यूशन से बता रहे थे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो है डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व रह रहा है, उसको एक क्लास में हम आपके सामने पेश कर देंगे। लेकिन आज हम पॉलिटी का टॉपिक ले रहे हैं संसद। तो पहले भाई, जब हम संसद को बात करते हैं तो पहले हमें पूरी जो हमारी भारत की शासन व्यवस्था उसको समझना चाहिए। तो उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं भाई। देखिए, भारत की शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो अगर आपसे पूछे कि सरकार, तो आपको पहले नोट करना चाहिए सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग हैं। पहली चीज है कार्यपालिका, जिसे द एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, व्यवस्थापिका, ठीक है, और तीसरी है न्यायपालिका। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सरकार के अंग पूछे तो 3 है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। संसद के अंग पूछे 3 है, संसद के सदन पूछे 2 है। तो पहले इनको समझ लेते हैं हम भाई। सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अब न्यायपालिका जुडिशरी आप जानते हैं क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अन्य कोर्ट जो है वो न्यायपालिका होते हैं, सभी जानते हैं। व्यवस्थापिका आप संसद को कह सकते हैं। और फिर कार्यपालिका क्या है? तो देखिए भाई, हमारी जो संसद है वो बहुत बड़ी है। संसद में लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। लगभग हमारे जो है 543 प्लस 2 मेंबर अभी तक हमारी लोकसभा में, जिनको 543 की बात चल रही है हमें, और 245 हमारे राज्यसभा में है। तो लगभग हमारे 800 मेंबर के करीब होते हैं संसद में भाई। तो जो हमारे लगभग 800 मेंबर हैं संसद में, वो सब व्यवस्थापिका कहलाएंगे। लेकिन उन लगभग 800 मेंबर में से जो हमारी ऐसी पार्टी होती है जिसकी सरकार बनी हुई है, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, तो वो लोकसभा में 272 सीटों वाली होती है, ये सभी जानते हैं। अब उन 272 सीट में जो एमपी बनते हैं, जो एक पार्टी से होते हैं, वो सभी मंत्री नहीं बनते। तो उनमें से कुछ को मंत्री बनाया जाता है। अब मंत्री भी 3 तरह के होते हैं, उप मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री। तो जो केंद्रीय मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो कार्यपालिका में उनको शामिल किया जाता है। तो बहुत बड़ी संसद है। संसद इतनी बड़ी संसद है, इसमें से छोटा सा हिस्सा कार्यपालिका कहलाता है। तो संसद के इस बड़े हिस्से में से छोटा सा हिस्सा कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी, ये सब मिलकर कार्यपालिका कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ठीक है, ओके भाई। तो संसद बहुत बड़ी है, संसद का एक छोटा हिस्सा कार्यपालिका कहलाता है। तो पहले तो ये समझ में आ गया। पहला सवाल यही उठता है कि भाई सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब आ जाते हैं व्यवस्थापिका के बारे में बात करें। व्यवस्थापिका यानी संसद। तो संसद के बारे में जब बात करें तो संसद के अंग, अगर संसद के अंग पूछ रहा है तो आप कहेंगे 3, और पूछ रहा है संसद के सदन, तो आपका आंसर होगा 2। संसद के 3 अंग होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में हम पूरा डिटेल में चलने वाले हैं। समझ में आ गया भाई? तो पहले ऊपर से सवाल की बात कर रहे हैं। आपसे पहला सवाल किया जाता है कि सरकार के कितने अंग है? 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। संसद के कितने अंग है? 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन है? 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और संसद क्या है? व्यवस्थापिका है। तो अभी हम भारत की शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं भाई। देखिए भाई, भारत की जो व्यवस्था की गई है वो संघीय शासन या संघात्मक शासन व्यवस्था की गई है। अब संघात्मक शासन या संघीय शासन का मतलब क्या होता है? देखिए, संघात्मक शासन का मतलब होता है कि हमारे पास पावर है केंद्र के पास। इस केंद्र के पास पावर में से थोड़ी सी पावर उत्तर प्रदेश को दे दी, थोड़ी सी पावर राजस्थान को, कर्नाटका को, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, केरल को, तमिलनाडु को, सभी राज्यों में पावर का बंटवारा कर दे, तो उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, फिर राज्य जो है, राज्य अपने हिसाब से पावर को थोड़ा और बांट देंगे। ठीक, तो अभी हम बात सिर्फ केंद्र और राज्यों की बात कर रहे हैं। तो भारत में जो प्रशासन चल रहा है मुख्य रूप से 2 स्तर पर चल रहा है। एक नेशनल लेवल पर, देश के लेवल पर, जैसे अभी मोदी जी की सरकार है,
ये पूरे देश के प्रशासन की बात चल रही है। एक होता है राज्य स्तर पर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार है, अलग अलग चीफ मिनिस्टर है। तो हमारे देश में शासन दो स्तर पर मुख्य रूप से चल रहा है, निचले स्तर की बात नहीं कर रहे अभी हम, एक देश के स्तर पर और एक राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर। तो पहले हम इस चीज को समझते हैं भाई। तो देखिए, देश स्तर पर जो मतलब हमारा शासन चलता है वो संसद चलाती है, और राज्य स्तर पर जो शासन चलता है उसे के लिए उत्तरदायी है विधानमंडल। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जो हैसियत संसद की पूरे देश में, भारत में है, वही हैसियत विधानमंडल की कर्नाटक में है। जो देश में संसद की हैसियत जो भारत के लिए है, मिजोरम में विधानमंडल है। समझ में आ गया? ओके, अब देखते। तो अगर हम संसद के बारे में कर रहे हैं देश में, तो हम विधानमंडल पढ़ रहे हैं राज्य में। अब संसद की बात करें तो संसद के हमने 3 भाग बताए। हमारे यहां लोकसभा, दूसरे है राज्यसभा, और तीसरा भाग है राष्ट्रपति। ठीक, ऐसे विधानमंडल के भी 3 भाग हैं, विधानसभा, विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद और राज्यपाल। मैं इनके नाम ले लेता हूं भाई इंग्लिश में भी। विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। ठीक है भाई, ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। तो विधानमंडल में 3 चीजें होती हैं, संसद में भी 3 चीज होती हैं। अभी और भी डिटेल में चलते हैं अभी हम, लेकिन पहले हम देश के हिसाब से बात करते हैं। अगर हम देश में संसद की बात कर रहे हैं तो ऐसा ही राज्य के लिए विधानमंडल है। देश में लोकसभा है तो एक राज्य में विधानसभा है। पूरे देश के लिए राज्यसभा है तो एक राज्य के लिए विधान परिषद है। और पूरे देश के लिए जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति की मतलब पोस्ट है, ऐसे ही जैसी महामहिम राष्ट्रपति की स्थिति है, सेम पोजीशन एक राज्य में राज्यपाल महोदय की होती है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। तो राष्ट्रपति के बारे में हम देश में पढ़ रहे हैं, सेम राज्यपाल एक स्टेट में। राज्यसभा के बारे में हम देश में पढ़ रहे हैं तो एक स्टेट के अंदर विधान परिषद। और अगर हम लोकसभा के बारे में देश में पढ़ रहे हैं तो एक राज्य के अंदर विधानसभा। लेकिन भाई देखिए, जब हम पढ़ेंगे आपको लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल सेम चीज आप विधानसभा और विधान परिषद में मान कर चलेंगे, बिल्कुल सेम है। अगर थोड़ा बहुत अंतर होता तो आपको एक्स्ट्रा थोड़ा समझना पड़ता है। अभी जैसे एक बात करते हैं भाई, देखिए पूरे देश में ये सब चीजें तो होंगी, लेकिन एक राज्य में हो सकता विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल तीनों हो। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहां पर ये जो विधान परिषद है ये क्या होती है, ऑप्शनल होती है। क्या भैया, ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। हिंदी में बोले वैकल्पिक, इंग्लिश में बोले ऑप्शनल है। तो जिस राज्य में विधान परिषद का अस्तित्व है तो इसको कहा जाता है कि विधानमंडल में 2 सदन है। इनको तो सदन नहीं कह सकते, ये तो अंग है। तो ठीक है, विधान परिषद में 2, विधानमंडल में 2 सदन है तो उसे बोलते द्विसदनात्मक विधानमंडल। अगर ये भी है और ये भी है तो उसे बोलेंगे द्विसदनात्मक विधानमंडल। कैसा भैया, द्विसदनात्मक। और अगर ये नहीं है तो एक सदनात्मक। तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें दोनों हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें दोनों नहीं, सिर्फ एक है, विधानसभा है। प्रत्येक राज्य में विधानसभा अवश्य है, लेकिन विधान परिषद किसी में है, किसी में नहीं है। यहां तक ठीक है। अभी ये चीज डिटेल में बाद में कि कहां पर विधान परिषद है, कहां पर नहीं है, ठीक है। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधान सभा है, कुछ में नहीं है। ये सब डिटेल बाद में पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमें नेशनल लेवल को समझना है। लेकिन नेशनल लेवल समझने से पहले हमें इस व्यवस्था को पूरा समझना जरूरी है भाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो साइंस स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं वो इन शब्दों से परिचित नहीं होते, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं कंफ्यूजन में। तो आपको पहले ये कंफ्यूजन खत्म करना है। अब आ जाते हैं भाई, देखिए अब ये विधान लोकसभा, अभी लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, वो सब बाद की बात है। तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं इनको हम एमपी बोलते हैं। राज्यसभा के मेंबर को हम एमपी बोलते हैं, विधानसभा के मेंबर को हम एमएलए बोलते हैं, और विधान परिषद के मेंबर को एमएलसी बोलते हैं। यहां तक ठीक है, ओके। तो लोकसभा
राज्यसभा के मेंबर को एमपी हिंदी में सांसद बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, या ये है चाहे ये है, इनको क्या बोलते हैं, सांसद। और एमएलए और एमएलसी, एमएलसी है, ठीक है, एमएलए को बोलते हैं विधायक, एमएलसी को भी विधायक बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में विधायक और सांसद बोलते हैं, ठीक है। ओके भाई, अब आ जाते हैं, यहां से मैं इसको हटा देता हूं भाई, दोबारा से लिखते हैं क्योंकि थोड़ा अजीब सा हो गया है। हम यहां पर लिखते हैं विधान परिषद। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि बहुत सारे भाई इन्हीं में कंफ्यूज रहते हैं। जब इनमें कंफ्यूज है तो आगे चीज कैसे क्लियर कर पाएंगे। और जब सवाल एग्जामिनर बनाते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल निकाल देते हैं, और आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो सवाल गलत हो जाएगा। एक बार आपको शासन व्यवस्था समझ में आ गई तो फिर तो चीजें जो हैं आपने देखा, हाँ भाई ये लोकसभा में है तो विधानसभा में यही कंडीशन हो सकती है। आपने नहीं भी पढ़ा तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आप बेसिक चीज को समझ रहे हैं। तो ध्यान से देखना भाई। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी की फुल फॉर्म बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। याद रखना, क्योंकि सभी मिनिस्टर नहीं होते, कुछ सभी मेंबर होते हैं। जो एमपी है वो मेंबर है, लेकिन मिनिस्टर जरूरी है, उनमें से कुछ बनेंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा बताया ना मैंने, लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब आते हैं, ये जो एमपी हैं लोकसभा के, इनका जो चुनाव होता है उसमें हम और आप जैसे आम लोग, भारत के आम नागरिक हिस्सा लेते हैं। ऐसा भारतीय मतदाता कोई भी वो एमपी के चुनाव में, लोकसभा के एमपी के चुनाव में वोट डालेगा। ओके, एमएलए के चुनाव में भी आम लोग हिस्सा लेते हैं। हम और आप इन एमपी को चुनते हैं और एमएलए को चुनते हैं, यानी विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों को आम जनता द्वारा, आम मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। एक बात और, जब इन एमपी के चुनाव होते, लोकसभा चुनाव होते, तो उनको आम चुनाव कहा जाता है, और किसी को आम चुनाव नहीं कह सकते। आम चुनाव कौन से हैं? कहा जाए कि भाई आम चुनाव 2019 कौन से बोले जाएंगे? आम चुनाव 2019 का मतलब लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव कहा जाएगा। 1951 पहले आम चुनाव कब हुए? तो लोकसभा के चुनाव पूछना चाह रहा वो, ठीक है। तो आम मतदाता जो है एमपी, एमएलए, विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, लेकिन लोकसभा, विधानसभा के सदस्यों के चुनाव को आम चुनाव नहीं कह सकते, ये भी ध्यान रखना है। दूसरी बात भाई, अब एमएलसी और एमपी यानी राज्यसभा के चुनाव, सदस्यों के चुनाव आम जनता नहीं करती भाई, विशेष ध्यान रखना है। पहले एमएलसी की बात करते हैं, तो एमएलसी के चुनाव के लिए अलग अलग कंडीशन होती हैं। जैसे कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट होते हैं, कुछ सदस्य जो स्नातक छात्र हैं, वो टीचर हैं, वो ये सब जो है ना, इन सदस्यों का चुनाव करते हैं। एक कोटा होता है, इतने सदस्य उनके द्वारा होंगे, इतने सदस्य उनके द्वारा निर्वाचित होंगे। तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव आम जनता नहीं करती। इन एमपी का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं, ये विषय ध्यान रखना है। राज्यसभा के जो एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, उनका चुनाव में कौन वोट डालता है? एमएलए वोट डालते हैं, ठीक है। जब हम राज्यसभा को डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यहां तक क्लियर है? ओके। एक बात विशेष ध्यान रखनी है, भारत के जितने भी चुनाव हैं, भारत में चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे लोकसभा सदस्य का चुनाव हो, या कोई अन्य चुनाव हो, वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पर के आधार पर होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली का प्रयोग होता है। एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली का प्रयोग होता है इन दो के चुनाव में, राज्यसभा के मेंबर और राष्ट्रपति के मेंबर, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली का प्रयोग होता है। सिर्फ दो याद रखना, बाकी सब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये सभी आपको डिटेल में पता चल जाएगा कहां पर है। बस ये ध्यान रखना, इनका चुनाव अलग है, बाकी का सिस्टम एक ही होता है। जिसने ज्यादा वोट लिए वो विजेता माना जाएगा। अब यहां से बाद में आगे बढ़ते हैं भाई। हम लोकसभा, राज्यसभा समझ में आ गया कि लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के चुनाव आम जनता करती है। इनका आम जनता नहीं करती, शिक्षक करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, राज्यपाल मनोनीत करता है, कुछ मेंबर्स होते हैं वो करते हैं। और इन एमपी, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव ये एमएलए करते हैं। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक भाई।
अब थोड़ा सा और, ये वाले जो एमपी होते हैं, ये वाले लोकसभा के, राज्यसभा की बात नहीं कर रहे हम, ये वाले जो लोकसभा के एमपी होते हैं, इनकी जितनी भी सीट है, जैसे अभी वर्तमान में 543 है, उनमें जो मेजॉरिटी बनेगी 272 पर बनेगी। जैसे 543 272 बनेगी, अगर बढ़ गई तो उसी हिसाब से मेजॉरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इनमें मेजॉरिटी का मतलब आधे से एक ज्यादा। ठीक है, जैसे मान लिया कि किसी राज्य में मान लिया 301 सीट है, तो 301 का मतलब है 150 151, तो 151 मेजॉरिटी की आंकड़ा हो जाएगा। कहीं पर मान लिया कि मतलब ये हम विधानसभा और इसकी बात कर रहे हैं, मान लिया टोटल सीट है 401, तो 201 हो जाएगा, तो मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं हम। तो जो ये लोकसभा के एमपी होते हैं, इनमें क्या होता है कि पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, तो जिस पार्टी की मेजॉरिटी बन जाती है, 272 का आंकड़ा छोड़ लेते, वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं हम, जिस पार्टी के पास 272 एमपी होते हैं, तो वो पार्टी जो है अपने कैंडिडेट को प्रधानमंत्री घोषित कराती है, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति फिर राष्ट्रपति कर देते हैं। ओके, तो ये जो है ये एमपी मिलकर क्या बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं। यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा के जो एमपी हैं, लोकसभा के एमपी, इनमें से कम 272 का सपोर्ट चाहिए, समर्थन चाहिए, तो वो प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, ओके, हो सकता है प्रधानमंत्री इनका मेंबर हो सकता है इनका मेंबर हो सकता है प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्यों में से एक हो सकता है राज्यसभा के सदस्यों में से एक हो, लेकिन उसके पास लोकसभा के सदस्यों की मेजॉरिटी होनी चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं यहां पर, ये जो एमएलए होते हैं, हर एक राज्य में अलग अलग सीट होती है। उन एमएलए में ये खास याद रखनी है कि उन एमएलए में जितनी भी सीट है उसकी मेजॉरिटी, उस राज्य में जितनी भी सीट है उसकी मेजॉरिटी मिलकर सीएम बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए, पीएम बनने के लिए लोकसभा के सदस्यों का समर्थन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मेजॉरिटी का सपोर्ट चाहिए, और सीएम बनने के लिए जो हमारी विधानसभा है उसकी मेजॉरिटी का सपोर्ट चाहिए। अब किसी राज्य में कितने एमएलए, किसी में कितने एमएलए, तो उसका भी चाहिए। तो याद रखना, इनका प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं, इनका मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल टच में नहीं होते, टच में होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसमें इनकी वोट का अहमियत नहीं है, इनकी सीटों का कोई अहमियत नहीं है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इनकी सीटों का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? ओके, अब इसीलिए हमारे जो अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव होते हैं, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, वो दोनों सिर्फ इन्हीं में लागू होते हैं। चाहे विश्वास प्रस्ताव की बात करें, चाहे अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, वो लोकसभा और विधानसभा में ही संबंधित होते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर भाई कोई चीज समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से वहीं से रिवाइंड करके देखिए, पॉज करके सोचिए कि हमने इनके बारे में क्या क्या चीज बताई है। ये अभी हम भारत की शासन व्यवस्था का बेसिक पॉइंट बता रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो साइंस स्ट्रीम के हैं वो सोचते हैं राज्यसभा है तो किसी राज्य से जुड़ी होगी। राज्यसभा का राज्य से नहीं, देश का शासन में सहयोग होता है, राज्यसभा का राज्य के शासन में नहीं होता। हालांकि देश पूरे राज्य को भी संभाल रहा है, तो ऐसे में, लेकिन बहुत सारे साइंस स्ट्रीम वाले सोचते हैं नाम राज्यसभा तो राज्य से जुड़ी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भैया, तो आगे बढ़े भाई, यहां तक क्लियर है? ओके, अब दूसरी चीज भाई, अब अगर हम आगे से लोकसभा के बारे में बताएं तो सेम कंडीशन विधानसभा है, राज्यसभा में बताएं तो सेम कंडीशन विधान परिषद, राष्ट्रपति जी के बारे में बताएं तो सेम कंडीशन राज्यपाल है। ठीक है, ओके, अभी हम जो है ऊपर से थोड़ा सा और देखते हैं। अभी हमने नीचे से हटा दिया लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, अभी हम इनके बारे में बताएंगे, बिल्कुल सेम कंडीशन नीचे भी होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज लोकसभा, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु
पहले हम न्यूनतम आयु की बात करते हैं। न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। ये सभी जानते हैं, लेकिन इसमें हमें बिल्कुल ठीक करना है। देखिए 25, 30, 35, 5 का गैप है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझना हमें। यहां पर भी हम एक चीज और क्लियर करना चाहते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और सभापति बनने के लिए 35 वर्ष। ये भी भाई ध्यान रखना है, बहुत कंफ्यूज कर देता है ये, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो न्यूनतम आयु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 और राज्यसभा का सभापति बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए 35 साल की। क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं, पदेन उपराष्ट्रपति, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कह सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यहां 30, यहां 35 है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब देखिए हमारे यहां पर न्यूनतम आयु जब पूछी जाती है तो अगर ग्राम पंचायत की बात करें, ध्यान से सुनना भाई, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए आयु है 21 वर्ष, मतदाता के लिए 18 है, वो सभी जानते हैं। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष। इसके बाद लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधानसभा का सदस्य, क्योंकि लोकसभा जैसे विधानसभा भाई, 25 वर्ष। अब लोकसभा का मेंबर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष। फिर बात आ जाती है राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल 35 वर्ष। सभी चीज आपके बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, देखिए इसके हिसाब से याद करेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। वोटर के लिए 18 साल है, सभी जानते हैं। 21 वर्ष कहां पर है, जो यहां पर लिख नहीं रखा हमने, 21 वर्ष कहां पर है? ग्राम पंचायत, ग्राम के प्रधान, सरपंच वगैरह जो होते हैं, इसके लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये क्लियर है? ओके, ग्राम पंचायत 21 वर्ष। इसके बाद एमएलए यानी विधानसभा का सदस्य, एमपी यानी लोकसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री 25 वर्ष, विधान परिषद, राज्यसभा 30 वर्ष और इधर के आगे जी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल 35 वर्ष। क्लियर है? लेकिन एक चीज और साथ के साथ, बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, हमें बिल्कुल कोई चांस ही नहीं लेना। यहां पर आप साथ के साथ लिखेंगे, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे ही लिखकर चलना, कभी भूलेंगे नहीं, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो न्यूनतम आयु के साथ यहां पर एक और लिखिए, अधिकतम आयु, NA का मतलब नोट एप्लीकेबल, सभी जानते हैं नोट एप्लीकेबल यानी अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, यहां भी निर्धारित नहीं है, यहां भी निर्धारित नहीं है। तो किसी भी मामले में अधिकतम आयु सीमा अभी तक निर्धारित नहीं है भाई। अगली बात, मान लिया संसद बैठती है और एक नियम बना देती है कि भैया लोकसभा और विधानसभा में 80 वर्ष से ज्यादा के नहीं आएंगे, 60 वर्ष से ज्यादा के नहीं आएंगे, ये नियम बना दिया जाए अलग बात है। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि अधिकतम आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं है। और भाई मजे की बात यह है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है। ऑप्शन पहले में 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और लास्ट में लिख दिया कोई सीमा निर्धारित नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ने 35 वर्ष लगा दिया, क्योंकि वो जल्दबाजी में ये नहीं पढ़ते कि न्यूनतम पूछा गया है या अधिकतम पूछा गया है। आपको ये क्लियर याद रखना चाहिए, और याद तभी रहेगा जब आप इस तरह से नोट करेंगे, ठीक है। तो आपने चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो अपने हाथ से, वैसे लिखना अपने हाथ से लिखना ही बेहतर होता है। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरी चीज भाई, अभी हम बिल्कुल बेसिक चीजें लेकर चल रहे हैं यहां पर आपके लिए। और क्या चीज यहां पर ही जो आपको इसी मैप में याद करनी है। अभी हमने आयु सीमा बताई, अब आते हैं कार्यकाल कि टेन्योर कितना है। यहां पर 5 वर्ष, यहां पर 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष। लेकिन राज्यसभा में यहां भी ट्विस्ट है। देखिए भाई, यहां पर लिखेंगे सदस्य, अगर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष, ठीक है।
अगर सदन का कार्यकाल पूछे तो सदन स्थायी है, सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए उसका कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, स्थायी, परमानेंट, या स्थायी नहीं, स्थायी, ओके, परमानेंट है। और यहां पर एक चीज और रखनी है, सभापति। सभापति का कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष होता है, ठीक है भाई। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, सदन का स्थायी है, और सभापति पूछे तो 5 वर्ष। यहां 5 वर्ष है, यहां 5 वर्ष है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, आप लिख सकते हैं भाई ढंग से, ओके। अब देखिए, जब आपका ये चीज भी क्लियर होगी तो थोड़ा सा और देखते हैं अभी हम देखें, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं इनकी डिटेल में अंदर जाऊंगा। संसद के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के बारे में 2-3 वीडियो अकेले राष्ट्रपति जी के बारे में बनेंगे हमारी, राज्यपाल के बारे में बताएंगे, प्रधानमंत्री, सभी के बारे में बताया जाएगा, डिटेल में बताएंगे। लेकिन पहले ये तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आप इस चीज को सीख लेंगे तो ही आपको पॉलिटिक्स समझ में आएगी, तभी आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। तो अभी आप बेसिक ऊपर से पढ़ कर रहे हैं इन चीजों को कि भाई वास्तव में ये किस हिसाब से हमारा सेट किया गया है, जो हमारी शासन व्यवस्था है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के बारे में हमने कार्यकाल बता दिया, हमने अधिकतम न्यूनतम आयु सीमा के बारे में बता दिया, डिटेल बता दिया कि इनके सदस्यों का चुनाव कैसे भी होता है, ये सब भी हमने बता चुके हैं। लेकिन अब देखिए, लोकसभा, जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं प्रथम सदन। तो निश्चित है इसको द्वितीय सदन बोलेंगे, प्रथम सदन और द्वितीय सदन। सदन मतलब हाउस, अगर सदन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो सदन मतलब हाउस, ओके। इसको बोलते हैं निम्न सदन, निम्न यानी लोअर हाउस, तो इसको बोलेंगे उच्च सदन, ठीक है, ओके। अभी जैसे एक टेस्ट में पूछा गया था कि किसी राज्य का निम्न सदन कौन सा होता है, तो राज्य की बात चल रही है तो विधानसभा हो गया, क्योंकि निम्न सदन लोकसभा, लोकसभा के जैसा कौन से, विधानसभा। राज्य का उच्च सदन, देश का राज्यसभा, तो राज्य का हो गया विधान परिषद, ठीक है भाई, ओके। तो निम्न सदन, उच्च सदन, प्रथम सदन, द्वितीय सदन, यहां तक क्लियर। इसके बाद इसे बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स, इसे बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स अब बोला नहीं जाता, वास्तव में ब्रिटेन में 2 सदन है। हमारी संसदात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड से और ब्रिटेन से ली गई है, तो ब्रिटेन की संसद में 2 सदन है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है, ऐसे ही हमारे देश में लोकसभा है। जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ऐसे ही भारत में राज्यसभा है, ठीक है, ओके भाई। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, मैं इनको हटा रहा हूं यहां पर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लेकिन हमारी राज्यसभा का एक पुराना नाम और था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जब हम इसके डिटेल में चलेंगे तो आपको सारी चीज बताई जाएंगी ये दोबारा से। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते थे। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या, राज्यसभा का दूसरा नाम है। यहां तक क्लियर है, ओके। अब देखिए, देश का पहला प्रथम सदन लोकसभा, राज्य का प्रथम सदन विधानसभा, देश का निम्न सदन लोकसभा, राज्य का निम्न सदन विधानसभा, देश का द्वितीय सदन राज्यसभा, राज्य का द्वितीय सदन विधान परिषद, लेकिन ऑप्शनल है, वो मैं बता चुका हूं, ठीक है। ऐसे ही देश में उच्च सदन है, अपर हाउस है राज्यसभा, और स्टेट की बात करें अपर हाउस कौन सा है, विधान परिषद है भाई। यहां तक क्लियर है। तो अभी तक हमने आपको जो बताया भारत की जो शासन व्यवस्था उसके बारे में बताया। इसमें फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले आपको यही मालूम होना चाहिए, सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। फिर व्यवस्थापिका यानी संसद, संसद के 3 अंग बताए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और संसद के सदन पूछे तो लोकसभा, राज्यसभा। इनके कैसे सिस्टम बनता है, कैसे चुनाव होता है, इस सब के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। अब हम अगली जो वीडियो आएगी संसद के बारे में, तो उसमें हम लोकसभा, राज्यसभा के डीप में चलेंगे, संसद की पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप जब तक ये समझ में नहीं आता, तो चाहे आपको 2 बार वीडियो देखनी पड़े,
लेकिन एक एक पॉइंट को लिखिए, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश नहीं करना। बहुत सारे देखेंगे कि लग रहा है कि यार सवाल कहाँ से बनेंगे, तो सवाल अपने आप बहुत सारे, हर लाइन एक सवाल है, हर पॉइंट एक सवाल है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये समझ में आ जाएगा तभी आपको पूरी व्यवस्था समझ में आएगी। ठीक है, ये आप ऐसा मानिए कि अगर आप गणित में अलजेब्रा कर रहे हैं और a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता, ठीक है, अगर आप अलजेब्रा कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं पता, तो आप क्या अलजेब्रा कर पाएंगे। ऐसे ही यहां की बात है, अगर आपको पॉलिटी में यही सब नहीं पता तो आप कैसे समझ पाएंगे क्या हो रहा है। तो पहले ये सब पता होना चाहिए, तभी तो आपको पॉलिटी को डिटेल में पढ़ना चाहिए भाई। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बातों का मतलब समझेंगे और उसी हिसाब से इस टॉपिक को समझकर काम करेंगे। ये समझ में आ गया, आगे बहुत आसान हो जाएगा भाई। आगे फिर ये है कि भाई राष्ट्रपति जी के बारे में समझना है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, सबके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आता रहेगा भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में भैया इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हम थोड़ा सा हमारा भी चैनल ग्रो हो, और अगर चैनल ग्रो होगा तो क्वालिटी भी अच्छी बनती चली जाती है भाई, हमारा भी उत्साह बढ़ता चला जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। कई बार देखा हमने कि व्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक बहुत कम होते हैं। ठीक है, ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही भैया, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों, वंदे मातरम।